आप सुन रहे हैं रेडियो धूम 89.6 एफएम। ये है दिल से दिल की ट्यून। प्रस्तुत है कार्यक्रम नक्सल डायरी। श्रोताओं नमस्कार, आप सुन रहे हैं नक्सल मुक्त भारत विषय पर रेडियो धूम की प्रस्तुति नक्सल डायरी, विकास की नई कहानी। आज हम एक ऐसे विषय पर चर्चा करेंगे जो हमारे देश की आंतरिक सुरक्षा और विकास से जुड़ा है। जी हाँ, नक्सलवाद। और इस विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे रायगढ़ जिले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक श्री शशि मोहन सिंह जी। आप रायगढ़ ही नहीं बल्कि पूरे छत्तीसगढ़ के बेहद चर्चित पुलिस ऑफिसर हैं। रील और रियल लाइफ को बेहतरीन अंदाज में संतुलित रखते हुए अपनी विशिष्ट कार्यशैली के लिए आप जाने जाते हैं। आप पुलिस ऑफिसर के अलावा एक उम्दा एक्टर, कवि और लेखक भी हैं। आपने कई शॉर्ट फिल्म्स में अभिनय किया है और आपको राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया है। श्रोताओं, हम आपको बता दें कि रायगढ़ एसएसपी श्री शशि मोहन सिंह जी लंबे समय से छत्तीसगढ़ के नक्सली इलाकों में पोस्टेड रहे हैं और आज नक्सलवाद जैसे ज्वलंत विषय पर चर्चा के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। आपका स्टूडियो में बहुत बहुत स्वागत है सर। बहुत बहुत धन्यवाद और आपके श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, बात नक्सलवाद की है और पिछले 2 वर्षों से हम एक बात सुनते चले आ रहे हैं कि वर्ष 2024 में एक ऐसी घोषणा की गई थी कि 31 मार्च 2026 तक हम भारत को नक्सल मुक्त बना देंगे, यानी नक्सल मुक्त भारत। तो इस दिशा में जितने भी प्रयास किए जा रहे हैं उसमें कौन से सकारात्मक बदलाव आप देखते हैं और क्या वास्तव में नक्सलवाद में गिरावट आई है? सबसे पहले तो ये जो घोषणा की गई थी इसके लिए मैं यही शब्द कहना चाहूँगा, अद्भुत, अकल्पनीय और सराहनीय। ये एक ऐसी स्थिति थी कि एक समय था जब ये कल्पना नहीं किया जा सकता था कि इस देश से नक्सलवाद इस तरीके से मुक्त हो जाएगा। लेकिन भारत सरकार की ये दृढ़ इच्छा शक्ति थी, छत्तीसगढ़ सरकार का ये विल पावर था, हमारे सैनिकों का जो कि सुरक्षा एजेंसियां थी, चाहे छत्तीसगढ़ पुलिस थी, चाहे केंद्रीय पुलिस बल था, सब ने मिलकर एक ऐसी व्यूह रचना रची कि आज हम बहुत ही गर्व के साथ ये कह सकते हैं कि नक्सलवाद का अंत हो गया। और ये बहुत ही सुखद आश्चर्य रहा। निश्चित रूप से एक समय था जब ये पूरे देश में एक गंभीर चुनौती बना हुआ था। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि ये बदलाव कोई अचानक नहीं आया। इसके पीछे वर्षों की तपस्या थी, त्याग था, बलिदान था। न जाने कितने हमारे युवा साथियों ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया, तब जाकर ये स्थिति हमें देखने की मिली। इसके साथ ही साथ वर्षों की एक रणनीति थी, सुरक्षा बलों की कड़ी मेहनत थी और सरकार की जो डेवलपमेंटल वर्क थे, ये सब का एक नतीजा था कि आज हम इस सुखद स्थिति में पहुंच चुके हैं। जी जी सर, बात जब योजना की होती है तो योजना एक अलग कार्य है, लेकिन उन नीतियों को, उन योजनाओं को जमीनी स्तर पर लागू करना एक अलग ही कार्य है। तो जब आपने इन नीतियों को जमीनी स्तर पर लागू किया तो किस प्रकार से नक्सली प्रेरित हुए? क्या वास्तव में हिंसा का रुख विश्वास की ओर हुआ? देखिए, बस्तर का युवा, उसे एक खूबसूरत भ्रम में डाला गया जी। उसके सामने एक स्वप्निल दुनिया दिखाई गई कि आप शोषण के खिलाफ, तथाकथित शोषण के खिलाफ बंदूक उठाओ और अपनी लड़ाई लड़ो। एक दिन बस्तर में स्वर्ग अवतरित हो जाएगा। लेकिन समय के साथ जो युवा इनके भ्रम में पड़कर हथियार उठा लिया और लगातार लंबी लड़ाई लड़ा। लेकिन वही युवा वर्षों के अंतराल के बाद ये देखा कि ये तो एक खूबसूरत भ्रम था और उनका ब्रेन वॉश करके वो ठगा हुआ महसूस किया जी। दूसरी तरफ सरकार की नीति आई पुनर्वास की। आत्मसमर्पित नक्सली अगर मुख्य धारा में लौटते हैं तो उन्हें जीवन यापन के लिए एक बेहतर सुविधा दी गई, रोजगार के अवसर दिए गए और अब एक तुलनात्मक स्थिति निर्मित हुई। एक तरफ वो नक्सली थे जो दर की ठोकरें खा रहे थे, बंदूक उठा के किसी के बुलावे में आके और जान जोखिम में डाल के लड़ रहे थे, और दूसरी तरफ आत्मसमर्पित युवा थे। जब वो मुख्य धारा में आए, उनका जब पुनर्वास हुआ तो उन्हें रोजगार के अवसर मिले, मकान मिला, घर मिला और अपना जीवन यापन शुरू किए। पारिवारिक जीवन में भी वो आए और एक मुख्य धारा में लौटकर देश, राष्ट्र, संविधान के प्रति समर्पित होकर जीवन जी रहे थे। तो वो युवा साथी जो अभी भी नक्सलवाद के भ्रम जाल को तोड़ नहीं पाए थे, जब इन लड़कों के इस बेहतरीन लाइफ स्टाइल को उन्होंने देखा, तब एक तुलनात्मक स्थिति आई और बहुत बड़ी संख्या में युवा साथी
आत्मसमर्पित जी। किए, हथियार को रखे और मुख्य धारा में शामिल हुए। मैं कुछ आपको आंकड़े बताऊंगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट इनको बोला जाता था। केवल छत्तीसगढ़ की अगर बात करूं जी। तो 2004 से मार्च 2026 तक 9,573 नक्सलियों ने आत्मसमर्पित ये किया। बहुत बड़ी संख्या है। बहुत बड़ी संख्या है। और केवल 2025 की बात करें तो 1573 लोगों ने आत्मसमर्पित किया और 2026 में अब तक 405 लोगों ने समर्पण किया। तो जब इतनी बड़ी संख्या में युवा साथी हथियार रख के समाज के मुख्य धारा में आए जी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि एक मील का पत्थर था, एक बहुत बड़ा मोड़ था। नक्सलियों का जो संगठन था इस स्थिति को बर्दाश्त नहीं कर पाया, क्योंकि देखिए नक्सली बनना और बनाना ये अपने आप में बहुत कठिन काम है। बिल्कुल बिल्कुल। तो इतनी बड़ी संख्या में जब उनका संख्या बल हमारे इधर आ गया तो उनकी स्थिति कमजोर हो गई। जी जी। और आम जीवन में हम देखते हैं सर कि नकारात्मक पहलुओं को लेकर ब्रेन वॉश आसान है, लेकिन अगर सकारात्मक दिशा में समझाइश दी जाए तो वो एक जो ब्रेन वॉश होता है वो एक अलग तरीके का होता है। और विश्वास की हमने बात की, उनके मन में ये विश्वास पैदा करना कि मुख्य धारा से जुड़कर उनका हित होना है, ये एक बहुत बड़ी बात है और यही शायद कारण है कि वो मुख्य धारा पे जुड़ पाए। देखिए इसके लिए बहुत लंबी रणनीति पे काम किया गया जी। और विकास की गंगा बहाई गई वहाँ पर। समाज के हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, फाइनेंशियल हो, सब में समाज की और देश की विभिन्न एजेंसियां सबने अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दिया। जी। बेस्ट परफॉर्मेंस देने के बाद एक विश्वास का वातावरण बना जी। कि सरकार जो है बहुत संजीदा है और लोगों तक सुविधाएं पहुंची। मैं अगर आपको बात करूं कुछ आंकड़े से तो मेरे सामने कुछ आंकड़े हैं, जैसे कि जगदलपुर में 240 बेड का हॉस्पिटल बनाया गया। सुकमा और बीजापुर जैसे जगहों पर स्वास्थ्य की सुविधाओं को और गहराई तक लेके वहाँ पर पहुंचा गया। उसी प्रकार से आप फाइनेंशियल की आप बात करेंगे तो जो अफेक्टेड एरिया थे वहाँ पर 1804 बैंक ऑपरेशनल है। मैं केवल उन एरिया की बात कर रहा हूँ। 1321 एटीएम वहाँ पे खोले गए। 75,000 बैंकिंग की जो सुविधाएं हैं वो गांव-गांव तक पहुंचाई गई। एजुकेशनल अगर हम बात करें तो अभी तक 2014 का एक आंकड़ा मेरे पास है जिसमें 9,300 स्कूल कंस्ट्रक्ट किए गए, 258 क्लब स्कूल खोले गए, 179 जो ऑपरेशनल है, 11 केंद्रीय विद्यालय खोला गया, 6 नवोदय विद्यालय खोला गया। उसी प्रकार से आप गवर्नमेंट के स्कीम की बात करें हम, जैसे कि पीएम आवास योजना है जिसमें 2024 में 92,847 जो आवास था वो बढ़ के 2025 में 2,54,045 हो गया। देखिए कितना बड़ा जंप, 92,000 से सीधे 2 बहुत बड़ा जंप। जी बिल्कुल। मनरेगा बेनिफिशरीज की बात करें तो 2024 में जो 8,19,983 था वो 9,87,204 हो गया। जी जी। सड़क एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है क्योंकि उस सड़क से लड़ाई भी हो रही थी और नक्सली भी उसको यूज करते थे। बहुत मुश्किल हुई सुरक्षा एजेंसियों को सड़क निर्माण में। उसके बावजूद भी 17,500 किलोमीटर रोड बनाया गया मोस्ट इफेक्टेड एरिया में। उसके बाद 900 मोबाइल टावर वहाँ पे खड़े किए गए। रेल कनेक्टिविटी पे भी काम किया गया साउथ बस्तर में। तो इसको हम देखते हैं आंकड़ों से बात करें अलग अलग क्षेत्र में तो लोगों के बीच में एक विश्वास की भावना आई कि सरकार इस तरीके की बेनिफिट है हमारे तक पहुंचा रही है और एक बहुत ही सकारात्मक वातावरण पैदा किया। लोगों में जो नक्सलियों का भ्रम जाल था वो टूटा। जी बिल्कुल बिल्कुल। और उसके बाद लोग मुख्य धारा में लौटना शुरू। सारी समस्या भ्रम जाल से ही शुरू हुई थी। निश्चित रूप से ये बड़े मायावी और छलिया किस्म के लोग थे। इन्होंने बस्तर के युवा साथियों के दिमाग में एक तथाकथित क्रांति की बातें पैदा करके और स्वप्निल दुनिया रचा कि हम तो ऐसा बदलाव ला देंगे जहाँ पर स्वर्ग ही धरती पर अवतरित हो जाएगा। लेकिन दुनिया के इतिहास में आप देखेंगे कि जहाँ भी लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट, केवल इंडिया नहीं, आप कई देशों के इतिहास उठा के देख लीजिए, हंगरी, चेकोस्लोवाकिया, यूगोस्लोवाकिया, पूर्वी जर्मनी, यूएसएसआर, सब जगह इनका तथाकथित जो प्रोपेगेंडा आधारित विकास की नीतियां थी और इन्होंने किस तरीके से बंदूक उठाकर लाखों लाख निर्दोष लोगों को हत्याएं कर दी इस तथाकथित विचारधारा के नाम पे। तो ये इनका एक बहुत ही रक्त रंजित इतिहास है और इनकी जो इकोनॉमिक मॉड्यूल था वो भी पूरी दुनिया ने देखा है। इतिहास के पन्नों में दर्ज है कि किस तरीके से इनका इकोनॉमिक मॉड्यूल भी फेल हुआ। तो ये विचारधारा के स्तर पर चाहे विकास की बात करें और चाहे हिंसा की बात करें, सब जगह एक विध्वंसक नीति थी और समय के साथ
लोगों ने उसको रियलाइज किया और रिजल्ट आपके सामने है। जी बिल्कुल। और आपने जितने भी आंकड़े कहे सर, ये हम उन गांवों की बात कर रहे हैं, नक्सल प्रभावित क्षेत्र की बात कर रहे हैं। उनके लिए एक अलग दुनिया है। कभी उन्होंने सोचा नहीं होगा कि ये सुविधाएं भी होती हैं, क्योंकि उनसे वंचित रहे हैं। और ये पूरी एक पीढ़ी बदल देने वाली बात है। पीढ़ी दर पीढ़ी इन चीज़ों को प्रभावित किया है उन्होंने। बहुत सही बात आपने कहा। मैं तो कहता हूं कि ये तथाकथित लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जी इनसे बड़ा हिपोक्रेट कोई नहीं होगा। ये अपने आप को कहते हैं कि सरकार ने आपका विकास नहीं किया, लोगों ने शोषण किया, इसलिए बंदूक उठा लो। लेकिन ये सबसे बड़े विकास विरोधी हैं। आप बताइए, क्या मोबाइल टावर के बिना, क्या सड़क के बिना, क्या स्कूल के बिना, क्या हॉस्पिटल के बिना कभी कोई विकास हो सकता है? बिल्कुल नहीं। और मैं खुद उन इलाकों में नक्सलियों के साथ लड़ाई लड़ा हूँ। सुदूर नारायणपुर जिले के अंदरूनी गांव में जाके हमने देखा नक्सलियों ने स्कूल तोड़ दिया। क्यों स्कूल तोड़ दिए भाई? कि इसमें आके सुरक्षा बल के लोग, पुलिस के लोग रुकते हैं। अरे पुलिस के लोग रुकते हैं, आपने बच्चों का भविष्य तोड़ रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल। और आप एक तरफ बात करते हो कि आपका शोषण हो रहा है। और इन्हीं नक्सलियों के बड़े नेता, जी, इनके बच्चे कहाँ पढ़ते थे? बड़े बड़े स्कूलों में, बड़े बड़े कॉलेज में। जी। तो ये बहुत बड़े हिपोक्रेट्स थे। जी जी। ये एक तरफ इनका मुखौटा जनता को दिखाने के लिए, हमारे बस्तर के और ऐसे इलाके के युवा साथियों को बरगलाने के लिए ये बड़ी बड़ी बातें करते थे। क्रांति की, शोषण की, पूंजीवाद, साम्राज्यवाद, बड़े बड़े शब्दों से खेलते थे। जी जी। लेकिन व्यक्तिगत जीवन में ये सब लोग, इनके बच्चे, कोई लड़ने नहीं आता था। लड़ने के लिए हमारे बस्तर के साथियों को बंदूक थमा दिए थे, बंधुआ मजदूर बना दिए थे इनको कि लो बंदूक लड़ो, तुम मरो, हम तो उधर बाहर बैठे रहेंगे, हमारे बच्चे तो बाहर पढ़ेंगे। तो ये हिपोक्रेट्स थे। समय के साथ इनकी हिपोक्रेसी खत्म हुई और जनता ने इनका जो असली चेहरा जब देखा जी, तो अंततः इनके पैर उखड़ गए। सर अब आगे बात करते हैं उन भोले भाले लोगों की जो किसी तरीके से अपनी मुख्य धारा से हट चुके थे किंतु अब मुख्य धारा में जुड़ रहे हैं। उनके पुनर्वास को लेकर, उनके सशक्तिकरण को लेकर क्या नीतियां हैं? देखिए, अभी हम इस फेज में आ गए हैं कि नक्सलवाद के पांव उखड़ गए हैं, लेकिन हमें सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि एक विचारधारा है और हमें लगातार जनता के साथ जुड़ के उन्हें ये विश्वास दिलाना पड़ेगा और जो विकास की गतिविधियां शुरू हुई हैं उसमें और गति देनी पड़ेगी, जिसके लिए हमारी सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार की बात करें या भारत सरकार की बात करें, सभी लोग संजीदा हैं और इस पे लगातार काम हो रहे हैं। तो जो विश्वास बना है इसको तोड़ना नहीं होगा, इस पे लगातार काम करना होगा और आम जनता को भी इस विषय पे जागरूक रहने की जरूरत है, क्योंकि ये मायावी लोग पुनः प्रयास करेंगे, अपना रूप बदलेंगे, वेश बदलेंगे, बातों का तरीका बदल देंगे, फील्ड बदल देंगे। तो सबको, समाज की जो भी देश को प्रेम करने वाले लोग, संविधान को, प्रजातंत्र को, कानून को मानने वाले लोग हैं, सबको सतर्क रहने की जरूरत है। ये लड़ाई अभी विचारधारा के स्तर पर भी जारी रहेगी जी, क्योंकि अभी हम जंगल की लड़ाई जीते हैं, विचारधारा की लड़ाई अभी भी जारी रहेगी और ये मायावी प्रयास करेंगे। हालांकि ये काफी कमजोर हो गए हैं, हमें भुलावे में नहीं रहना होगा, सतत इस पे काम करना होगा। लोगों को विश्वास जो हमने कायम किया है उस विश्वास पे हमें खरा भी उतरना होगा। बिल्कुल बिल्कुल सर, पुलिस के कार्य की अब बात करेंगे। ये मेरा एक निजी प्रश्न है। आमतौर पर हम देखते हैं कि पुलिस का कार्य है कानून व्यवस्था बनाए रखना या कोई हिंसा की घटना होती है उस पर नियंत्रण करना, पर यहाँ बात विकास की भी है। तो क्या पुलिस की कार्यशैली में परिवर्तन हुआ है? निश्चित रूप से हुआ है। देखिए, पहले की जो पुलिस थी वो पुलिस, हमारे देश की जो पुलिस तो अंग्रेजों ने बनाई थी, तो उनको अपना साम्राज्य स्थापित करना था, तो वो पुलिस को जो है एक अलग दिशा में उसको काम दिए हुए थे। लेकिन अभी देखिए, भारत सरकार ने अभी नए कानूनों में बदलाव किया जी, तो जो दंड संहिता थी उसका नाम न्याय संहिता कर दिया गया। ये देखिए, ये शब्दों में कितना बड़ा बदलाव है। तो पुलिस अब दंड के लिए नहीं है, पुलिस अब न्याय के लिए है। और इतनी सारी पुलिस को जनता से जुड़ने के लिए इतने सारे तरीके से पुलिस को प्रेरित किया जा रहा है कि पुलिस जनता के साथ जुड़े, जनता का विश्वास हासिल करे। और इसमें लगातार पुलिस कम्युनिटी पुलिसिंग के माध्यम से जनता तक जा रही है, जनता को विश्वास दिलाने की कोशिश कर रही है कि हम जो है आपके लिए हैं, आपकी सेवा करना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है, हमारी ड्यूटी है और हम संविधान के प्रति, कानून के प्रति प्रतिबद्ध हैं, आपकी सेवा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। और वैसे भी हमारा जो मोटो है परित्राणाय साधुनाम, तो हम जो भी सज्जन है
उनकी सुरक्षा के लिए बने हुए हैं। बिल्कुल सर। और कह सकते हैं कि अब पुलिस की भूमिका बहुत हद तक समाज सुधारक की तरह भी हो गई है। अगर हम नक्सलवाद की बात करते हैं, उनके विकास की बात करते हैं, क्योंकि यहाँ खात्मे की बात नहीं हो रही है, यहाँ विकास से जोड़ने की बात हो रही है। ये बिल्कुल सैल्यूट करने वाली बात है सर। और इतनी बड़ी जनसंख्या में आत्मसमर्पण हुए हैं, इतना सकारात्मक बदलाव हम देख रहे हैं, ये कहीं ना कहीं बहुत, आपने सही कहा शुरुआत में कि बहुत लंबा विजन रहा है, बहुत लंबी योजना और वर्षों की मेहनत रही है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं सर। आपने आम नागरिकों की भी बात कही, तो आम नागरिकों को किस प्रकार से नक्सलवाद की गिरावट में योगदान देना होगा, भविष्य में किन चीज़ों को ख्याल रखना होगा, ध्यान रखना होगा? देखिए, मैंने पहले भी कहा कि लड़ाई अभी पूरी तरीके से विचारधारा के स्तर पे ख़त्म नहीं हुई है। तो सबसे पहले मैं बस्तर के और ऐसे इलाके जहाँ नक्सलवाद था, वहाँ की जनता को बहुत बहुत साधुवाद देना चाहता हूँ कि इन्होंने इस लड़ाई में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है और इस उपलब्धि के लिए साधुवाद के पात्र होने के साथ ही साथ सचेत रहने की भी आवश्यकता है। लोग जो है इस पे कायम रहें कि नक्सलवाद को जिस तरीके से उन्होंने भगाया है, दोबारा उसे आने न दिया जाए किसी भी रूप में। और साथ ही पुलिस के साथ या जो हमारे विकास की एजेंसियां हैं उसके साथ मिलकर देश के विकास में सभी लोग कंधे से कंधे मिलाकर मजबूती से कदम रखते हुए हमारे देश के लोकतंत्र को मजबूत करें। हमारे देश की सरकार इसके प्रति काफ़ी सचेत है और लगातार इस पे काम कर रही है। ये हम सबका परम कर्तव्य है कि हम सब लोग एक अपने मजबूत भारत के निर्माण में अपनी भूमिका का निर्वहन करें। जी जी सर। और अंत में सर, रेडियो धूम सुनने वाले जितने भी हमारे श्रोता साथी हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, रेडियो धूम के भी श्रोताओं को मैं सबसे पहले तो बहुत सारी बधाइयाँ दूंगा, शुभकामनाएं दूंगा कि आज हम नक्सलवाद की इस लड़ाई को जीत गए हैं और इसमें जनता का भी बहुत बड़ा रोल रहा है। बट और भी कई तरह की समस्याएं हैं। हमारे देश में कई प्रकार की सामाजिक बुराइयां हैं। गांव-गांव में देखिए, लोग नशे की स्थिति में कितने रोड एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, लोग क्राइम की दुनिया में जा रहे हैं। मैं सभी को कहना चाहूँगा कि नशा में किसी भी प्रकार की कोई भी सकारात्मक बात नहीं है जी। आप इससे दूर रहें, और जब भी इससे दूर रहेंगे तो ये सड़क पे बढ़ती दुर्घटनाओं में कमी आएगी और क्राइम का स्तर गिरेगा। तो मैं सबको यही कहना चाहूँगा कि सतर्क रहें, स्वस्थ रहें, आनंदित रहें और नशे से दूर रहें। जी। तो सर, अंत में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपने इतने विस्तार से हमारे श्रोताओं को जानकारी दी। और साथियों, आज की चर्चा से ये स्पष्ट है कि जहां एक और दुनिया के कुछ हिस्सों में आतंकवाद अभी भी एक गंभीर चुनौती बना हुआ है, वहीं भारत में नक्सलवाद जैसी समस्याओं पर काबू पाया जा चुका है। ये बदलाव हमें उम्मीद देता है कि सही दिशा, मजबूत इच्छा शक्ति और सामूहिक प्रयासों से हम चुनौती का सामना कर सकते हैं। आइए हम सब मिलकर एक सुरक्षित, शांतिपूर्ण और विकसित समाज के निर्माण में अपना योगदान दें। और अंत में पुनः सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद स्टूडियो आने के लिए और हमारे साथ इतनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए। शुक्रिया। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप सुन रहे हैं रायगढ़ का अपना रेडियो स्टेशन रेडियो धूम 89.6 FM। आवाज हमारी।